नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान गीत को तलवारबाजी सिखाने के लिए मान जाता है। जब वो वैली ऑफ फ्लावर आइसलैंड पहुंचते हैं तब मधु, अश्विन और कीर्ति आहान को देखते हैं। कीर्ति आहान को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं अश्विन पैनिक करने लगता है। जब आहान और बाकी सब विला पहुंचते हैं तब जतिन के आदमी से प्रेम आहूजा के बारे में पूछता है। इसके बाद सब एक विला के सामने आते हैं। क्या यहाँ इसके अलावा और कोई विला नहीं है? जतिन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। जिस विला पर वहाँ बूढ़ा आदमी उन्हें लेकर आया था वो बहुत छोटा था। सब लोगों का उसमें एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था। सॉरी सर, यहाँ पर और कोई विला नहीं है, आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, हम इस विला में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? हम इतने सारे लोग हैं, यह पॉसिबल नहीं है। जतिन ने कहा, सर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी, उस आदमी ने कहा, तो फिर हम किसी और के साथ विला शेयर कर सकते हैं? जतिन ने पूछा। अरिहंत और बाकी फाइटर बहुत कंफर्ट और लग्जरी के साथ रहते थे। ऐसे में अगर वो सब उन्हें यहाँ नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। नहीं सर, वो भी पॉसिबल नहीं है। सारे विला ऑक्यूपाई हैं। हम जितना सोचे थे इस बार उससे ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं। उस आदमी ने कहा, इस विला कॉम्प्लेक्स में 20 विला थे। दोनों चैम्बर को पहले लगा था कि इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। इस बार फाइटर के अलावा यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स भी आ गए थे और ऑडियंस भी, इसलिए सारे विला ऑक्यूपाई हो चुके थे। अच्छा, जतिन कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर यहाँ आसपास कोई और रहने की जगह नहीं है? जतिन ने पूछा। वैली ऑफ फ्लावर छोटा एरिया जरूर था, पर क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस था इसलिए वहाँ पर होटल होना बहुत आम बात थी। सर यहाँ रहने की जगह तो है, पर आप वहाँ रह नहीं पाएंगे। वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा वो जगह यहाँ से दूर भी है, आपको आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। उस आदमी ने कहा। जतिन ने एक लंबी सांस ली और फाइनली शिवेश से कहा, शिवेश आप सब लोग कहीं और रह लीजिए, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस यही एक तरीका था कि कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड दूसरी जगह जाकर रह ले। ओके मिस्टर जतिन, शिवेश ने तुरंत कहा। किसी ने भी जतिन की बात को टाला नहीं था और सब मान गए थे। जब वो लोग वहाँ से जाने लगे तब आहान ने कहा, रुको, क्या हुआ ब्रदर आहान? जतिन ने पूछा। ब्रदर जतिन, मैं भी इन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। आहान ने कहा, पर क्यों? इन्होंने बताया ना कि बाहर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जतिन ने कहा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। दरअसल मुझे रात में ट्रेन करने की आदत है और अगर मैं यहाँ रहा और ट्रेन किया तो सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। आहान ने कहा, ठीक है। जतिन मान गया। जतिन के मान जाने का कारण सिर्फ यह था कि वो समझ गया था कि आहान सिर्फ एक बहाना बना रहा है। रात में ट्रेन करने की बात झूठ है। वो यहाँ से जाने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहता था। अगर वो यहाँ सबके सामने ट्रेन करता तो उन्हें आहान की रियल आइडेंटिटी पर शक हो जाता। पर ध्यान रखना कि आप सुबह टाइम पर पहुँच जाओ। जतिन ने कहा, डोंट वरी, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। आहान ने कहा। आहान की ट्रेनिंग वाली बात झूठ थी। वो वहाँ से इसलिए जा रहा था क्योंकि उसने प्रेम आहूजा का नाम सुन लिया था।
प्रेम आहूजा आहूजा फैमिली के गैम्बलर का हेड था। आहान प्रेम आहूजा को न जानता था और न ही उससे कभी मिला था, पर वो यह जानता था यह वही है जिसने शेखर का पैर तोड़ा था। जब विनोद ने आहान को शेखर के पैर टूटने का किस्सा बताया था, तब आहान ने प्रेम आहूजा और विमल आहूजा का नाम अच्छे से याद कर लिया था। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आहान विनोद को ब्लेम नहीं करता था, पर आहूजास को करता था। इसलिए अब वो आहूजास से जवाब चाहता था। जब आहान और बाकी सब वहाँ से चले गए, तब विला में आर्यन और जतिन अपने अपने रूम में थे। इस वक्त वहाँ पर कुछ रूम्स खाली थे। थोड़ी देर बाद वंश और आकाश ने अरिहंत के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। सीनियर ब्रदर, आपको नहीं लगता कि यह आहान दिमाग से थोड़ा पागल है? इतना अच्छा विला छोड़कर वो कहीं और रहने गया है। अब वो बॉडीगार्ड के साथ रहेगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आकाश ने कहा। अरिहंत ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बेड पर बैठ गया। उसने आहान से जितनी भी बात की थी उसके हिसाब से उसे इतना तो समझ आ गया था कि आहान पागल नहीं है। वो विला से दूर किसी और वजह से गया है। बाकियों से झूठ बोलना आसान था, पर अरिहंत से झूठ बोलना इतना आसान नहीं था। क्या बोलते हो सीनियर ब्रदर? थोड़ा तो खिसका हुआ है ना आहान? वंश ने कहा। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? अरिहंत ने पूछा। हाँ, तभी तो वो यह अच्छी जगह छोड़कर चला गया। आकाश ने कहा। अगर वो पागल होता तो कपूर फैमिली उसे भाव क्यों देती? अरिहंत ने पूछा। आपके कहने का मतलब क्या है? वंश ने पूछा। कुछ नहीं, कपूर फैमिली किसी पागल को तो यहाँ लाएगी नहीं, वो भी तब जब वो रोक कल्टीवेटर हो। जतिन मार्शल आर्ट्स के बारे में जानता था। उसे पता है कि मार्शल आर्टिस्ट और रोक कल्टीवेटर में फर्क होता है। फिर वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है? सोचने वाली बात है ना? अरिहंत ने कहा। तो फिर आपके कहने का मतलब है कि आहान थोड़ा अजीब है? आकाश ने पूछा। अजीब है या नहीं पता नहीं, पर सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। अरिहंत ने कहा। तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लगा? अरिहंत ने पूछा। पता नहीं, शायद सिंपल ना हो। वंश ने कहा। अच्छा, अब इन सब बातों को रहने दो। कल जब फाइट शुरू होगी तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यह आहान क्या चीज़ है, यह तो कल स्टेज पर ही पता चलेगा। अरिहंत ने कहा। आहान का नाम बार बार सुनकर अरिहंत इरिटेट हो रहा था। वंश और आकाश को भी यह समझ आ गया था, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया था। हाँ सीनियर ब्रदर, सही कह रहे हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। आकाश ने कहा। चलो अब आराम करते हैं, वंश ने कहा। और आकाश और वंश अरिहंत को ग्रीट करने के बाद वहाँ से चले गए। रात को वैली ऑफ फ्लावर रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ के ब्रिज पर बहुत भीड़ होने लगी थी। सब लोग अपने होटल से निकलकर ब्रिज पर आ गए थे अपने लिए होटल ढूंढने, और रूम में चेक इन करने के बाद आहान भी ब्रिज पर आ गया। क्योंकि इस वक्त ब्रिज पर काफ़ी लोग थे, इसलिए आहान को लगा कि शायद प्रेम आहूजा भी वहाँ आया हो। आहान बहुत रिलैक्स होकर बीच समुद्र के किनारे चल रहा था। बहुत वक्त से आहान इतना रिलैक्स नहीं हुआ था। जब वो मनाली और शिमला में था तब वो किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाता था। आहान के लिए वैली ऑफ फ्लावर आने की वजह से आहान को रिलैक्स करने का और कंफर्टेबल होने का वक्त मिल गया था, पर आहान का यह कंफर्ट ज़्यादा देर के लिए नहीं था। जब वो ब्रिज पर चल रहा था तब उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। यह कोई और नहीं बल्कि विनोद और उसकी फैमिली थी।
उसके साथ ही झलक भी थी। आहान समझ नहीं पा रहा था कि विनोद की फैमिली झलक को कैसे जानती है। इस वक्त पूरी फैमिली झलक की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। इस वक्त मधु के हाथ में एक टूटा हुआ ब्रेसलेट था और झलक से कह रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना सा ब्रेसलेट 10 लाख का कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? झलक ने कहा और अपने हाथ क्रॉस करके खड़ी हो गई। यह ब्रेसलेट मिस्टर मोहित का है और प्लेटिनम और डायमंड से बना हुआ है। इसकी कीमत इतनी तो होगी ना। चुपचाप इसका कंपेंसेशन दो, झलक ने कहा। आहान उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो मनाली या शिमला का नहीं लग रहा था, बल्कि गंगटोक से आया हुआ लग रहा था। इसके बाद आहान सोचने लगा कि झलक इस आदमी के साथ कैसे है और मधु ने इसका ब्रेसलेट कैसे तोड़ा होगा। तुमने कहा और हमने मान लिया। मैं भी बोल देती हूँ कि मेरा ब्रेसलेट प्योर गोल्ड का है। मधु ने अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालते हुए कहा। मुझे पता था तुम यही बोलोगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मिस्टर मोहित तुम्हें इसका ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, फिर तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा, झलक ने कहा। डॉक्यूमेंट फेक भी हो सकते हैं, मधु ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी कंफर्म करवा सकती हो। यह ब्रेसलेट डायमंड और प्लेटिनम का ही है और सर्टिफिकेट भी रियल ही होगा, झलक ने कहा। देखने से लग रहा था कि यह मैडम सच बोल रही है। यह ब्रेसलेट, एक जेंटलमैन ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर मधु ने गुस्से से उसे चुप करवा दिया। तुमसे पूछा किसी ने? तुम इस मैडम के चमचे हो क्या? नहीं, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ, उस आदमी ने इम्प्रेस होते हुए कहा। तो फिर अपना मुंह बंद रखो, मधु ने कहा। मुझे तो लगता है सब के सब मिले हुए हैं और बस मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, मधु बड़बड़ाने लगी। 1 मिनट, पैसा ऐंठना चाहते हैं का क्या मतलब है? तुमने इसका ब्रेसलेट तोड़ा है, झलक ने कहा। इस वक्त मोहित, जो इतने देर से चुप था, उसने कुछ इशारा किया और 2 लोग फाइटर यूनिफॉर्म में आगे आए और मधु के सामने आकर खड़े हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मार्शल आर्ट एलायंस में मेरी अच्छी पहचान है और वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, मधु ने कहा। मैडम, आपने गलती की है तो आपको उसकी पनिशमेंट भी तो फेस करनी पड़ेगी ना, उसमें से एक आदमी ने कहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, जिसने गलती की है उसे भुगतना भी चाहिए। इस वक्त यह बात विनोद ने बोली थी। इसके बाद वो मोहित के पास गया और उससे कहा, मिस्टर मोहित, मैं मधु का हस्बैंड विनोद हूँ। मेरी वाइफ की वजह से आपका ब्रेसलेट टूटा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा इसकी जो भी कीमत है हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं। कीमत चुकाने के लिए तैयार? मधु ने दांत पीसते हुए कहा। विनोद, हमें 10 लाख चुकाने पड़ेंगे, मधु ने कहा। मधु, ब्रेसलेट तुमने तोड़ा है ना? विनोद ने पूछा। हाँ, मुझसे टूटा है, पर मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। वो तो गलती से हो गया, मधु ने कहा। जानबूझकर या गलती से किसी का नुकसान तो हुआ ही है, हमें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, विनोद ने कहा। विनोद को इतना डिटरमिनेट देखकर मधु कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही उसे कितनी भी तकलीफ हो रही हो, पर उसने कुछ नहीं बोला। मिस, आपने कहा था कि यह मिस्टर मोहित के पास ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? विनोद ने कहा। उसने कंपनसेट करने का मन बना लिया था, पर फिर भी वो एक बार सर्टिफिकेट देखना चाहता था। अगर सर्टिफिकेट फेक होता या ब्रेसलेट इतना प्योर नहीं होता
तो वो कंपनसेशन से बच सकते थे। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, मोहित ने कहा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट निकालने के लिए अपने सारे डिटेल्स डाले। तुरंत मोबाइल की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया। विनोद ने बहुत दुनिया देखी थी और उसे फेक और रियल में फ़र्क अच्छे से समझ आता था। जब उसने डॉक्यूमेंट देखा तब वो समझ गया यह ब्रेसलेट सच में 10 लाख का ही है। ओके मिस्टर मोहित, मैं आपको पूरा कंपनसेशन दूंगा, पर इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या हम यह बाद में सेटल कर सकते हैं? विनोद ने पूछा। विनोद बहुत शांत था, इसलिए मोहित को उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मोहित इस बात के लिए तुरंत मान गया। नो प्रॉब्लम मिस्टर विनोद, आप पैसे बाद में दे सकते हैं, मोहित ने कहा। पर अगर यह पैसे लेकर भाग गए तो? तभी झलक ने बीच में कहा, मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं भागूंगा। अगर मैंने कह दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा मतलब दूंगा। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, 3 दिन बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, विनोद ने कहा। मुझे आप पर भरोसा है, मोहित ने कहा। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। विनोद, यह तुमने क्या किया? तुम्हें इन्हें पैसे देने के लिए कैसे मान सकते हो? मधु ने चिढ़ते हुए कहा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, विनोद ने बहुत शांति से कहा। हैं, ऑप्शन नहीं था? इतना कहकर मधु ने अपना पैर पटका और पलट गई। पलटते ही उसने आहान को देखा और उसके मुंह से निकला आहान। यह सुनकर अश्विन को पसीना आने लगा और कीर्ति की आंखों में गुस्सा था। क्या कीर्ति आहान को कन्फ्रंट करेगी? अश्विन और आहान उसे कैसे हैंडल करेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।